गुड मॉर्निंग। आज हम जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन का, उसके बारे में बात करेंगे। गुजरात के गिरनार स्थित जूनागढ़ से एक महत्वपूर्ण अभिलेख जो है ये प्राप्त होता है। जिस चट्टान पर यह उत्कीर्ण है उस पर मौर्य सम्राट अशोक के 14 प्रज्ञापनों की श्रृंखला, गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के 2 लेख तथा शक शासक रुद्रदामन का एक लेख खुदा हुआ है। सबसे पहले 1832 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप जो थे, उन्होंने इस अभिलेख की खोज की। कीलहान जो महोदय हैं, इन्होंने इसे प्रकाशित करवाया। 20 पंक्तियों युक्त इस अभिलेख की जो भाषा है वो संस्कृत है तथा लिपि ब्रह्मी है। चंपू शैली तथा संस्कृत भाषा में लिखित यह प्राचीनतम और लंबा अभिलेख है। बच्चों, यहाँ चंपू शैली से अभिप्राय है गद्य और पद्य मिश्रित शैली। जूनागढ़ अभिलेख जो है, इसमें रुद्रदामन के शासनकाल की शक संवत 72 तिथि अंकित है, अर्थात 150 ईस्वी। ये जो लेख है, इसकी रचना का मुख्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण के विवरण को सुरक्षित रखना था। सुदर्शन झील जो है, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने उर्जयत यानी कि गिरनार पर्वत से निकलने वाली सुवर्ण सिक्ता और पलासिनी जो नदियाँ थीं, इनके जल को रोककर करवाया था। मौर्य सम्राट अशोक के प्रांतीय गवर्नर यवन तुसाश्प ने ये जो झील है, इस पर बांध बनाया तथा बड़ी बड़ी नहरें निकलवाई। इसकी जो पंक्ति चटी है, उसके अनुसार रुद्रदामन के समय भारी वर्षा और तूफान के कारण ये जो झील थी, इसका बांध टूट गया तथा सुदर्शन झील दुदर्शन बन गई। उसकी मंत्री परिषद ने इसके पुनर्निर्माण के लिए धन व्यय किए जाने की स्वीकृति नहीं दी, किंतु रुद्रदामन ने जनता पर बिना अतिरिक्त कर लगाए अपने व्यक्तिगत कोष से इसका पुनर्निर्माण करवाकर उससे 3 गुना मजबूत बनवा दिया। पुनर्निर्माण कार्य आनर्त तथा सुराष्ट्र के प्रांतीय गवर्नर सुविशाख की देखरेख में करवाया गया। सुविशाख पहलव तथा कुलायब के पुत्र थे। सुविशाख को धैर्यपूर्ण, आत्मसंयमित, पूर्णतः ईमानदार तथा अहंकार से परे बताया गया है। कालांतर में गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय गिरनार के पुरपति जो थे चक्रपालित, इन्होंने भी इस झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया। अभिलेख में उत्कीर्ण है कि रुद्रदामन के शहर, गांव तथा बाजार लुटेरों, सर्पों, जंगली जानवर और महामारियों से पूर्णतः मुक्त थे। जूनागढ़ अभिलेख में पहली बार 6 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। ये कर हैं बलि, भाग, शुल्क, विष्टि, कर, प्रणय। रुद्रदामन ने उचित माने जाने वाले प्रथम 3 करों का जनता से वसूल किया तथा अनुचित माने जाने वाले अंतिम 3 करों की वसूली ना करके जनता को राहत दी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विष्टि का सबसे पहला उल्लेख इसी अभिलेख में, अर्थात जूनागढ़ अभिलेख जो है, इसी में ही सबसे पहले इसका उल्लेख देखने को हमें मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख जो है, इससे ज्ञात होता है कि जो रुद्रदामन है, उसने
दक्षिणापथ के स्वामी शातकर्णी को 2 बार पराजित किया, किंतु संबंध की निकटता के कारण उसका वध नहीं किया। यह पराजित नरेश वशिष्ठि पुत्र पुलुमावी था। नासिक अभिलेख से पता चलता है कि गौतमी पुत्र शातकर्णी असिक, अस्मक, मूलक, सुराष्ट्र, कुकुर, अपरांत, अनूप, विदर्भ, आकर तथा अवंती का शासक था और ऐसा लगता है कि उसकी मृत्यु के बाद रुद्रदामन ने उसके उत्तराधिकारी वशिष्ठि पुत्र पुलुमावी से अधिकांश ये जो प्रदेश थे इनमें से जीत लिए थे। सिंधु सोवीर क्षेत्र को उसने कनिष्क के उत्तराधिकारियों से जीता। जूनागढ़ अभिलेख स्वाभिमानी और अदम्य योद्धियों के साथ रुद्रदामन के युद्ध और उनकी पराजय का भी उल्लेख करता है, जिन्होंने संभवतः उत्तर की ओर से उसके राज्य पर आक्रमण किया होगा। यौध्य गणराज्य पूर्वी पंजाब में स्थित थे। पाणिनि ने उन्हें आयुधजीवी संघ अर्थात शस्त्रों के सहारे जीवित रहने वाला कहा है। योद्धियों को पराजित कर रुद्रदामन ने उन्हें अपने नियंत्रण में कर लिया तथा उसका राज्य उनके आक्रमणों से सदा के लिए सुरक्षित हो गया। महान विजेता होने के साथ साथ रुद्रदामन जो था वो एक प्रजापालक सम्राट भी था। जूनागढ़ अभिलेख जो है इससे ज्ञात होता है कि उसके शासनकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील, जिसका कि निर्माण चंद्रगुप्त के समय में हुआ था और अशोक के समय में इसमें से अनेक नहरें निकाली गई थी, का बांध भारी वर्षा के कारण टूट गया था और इसके पुनर्निर्माण कार्य जो है ये रुद्रदामन ने ही करवाया था। रुद्रदामन जो है ये एक बहुत ही उदार शासक था। इसने कभी भी अपनी प्रजा से अनुचित धन वसूल नहीं किया। उसका जो कोष है वो स्वर्ण, रजत, हीरे आदि बहुमूल्य धातुओं से परिपूर्ण था। उसके शासन में प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था। उसने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया था। प्रत्येक प्रांत का शासन योग्य और विश्वास पात्र अमात्य यानी कि राज्यपाल के अधीन रखा गया था। आनत सौराष्ट्र प्रांत का शासक सुविशाख था। अन्य प्रादेशिक शासकों के विषय में हमें बहुत अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। उसकी एक मंत्री परिषद थी जिसमें 2 प्रकार के मंत्री होते थे, मति सचिव और कर्म सचिव। मति सचिव जो था ये उसके व्यक्तिगत सलाहकार होते थे और कर्म सचिव ये कार्यकारी मंत्री तथा कार्यपालिका के अधिकारी होते थे। इन्हीं में से राज्यपाल, कोषाध्यक्ष, अधीक्षक आदि की नियुक्ति की जाती थी। रुद्रदामन प्रशासनिक कार्य अपनी मंत्री परिषद जो थी उसके परामर्श से ही करता था तथा शक्ति संपन्न होते हुए भी निरंकुश नहीं था। जूनागढ़ अभिलेख में उसे भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के समान उसने भी पराजित जो राजा थे उनके राज्य पुनः वापस कर दिए थे। संभवतः ये शासक वे थे जिन्हें इसके पूर्व गौतमी पुत्र शातकर्णी ने पराजित किया था, क्योंकि नासिक लेख से पता चलता है कि उसने क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन किया था। रुद्रदामन जो था वो महान विजेता और प्रशासक होने के अलावा एक उच्च कोटि का विद्वान और विद्या प्रेमी भी था। वह वैदिक धर्म का अनुयायी था और संस्कृत भाषा को उसने राज्यश्रेय प्रदान किया था। उसके जो शिलालेख है अपनी शैली की रोचकता, भाव प्रवणता के लिए प्रसिद्ध है। उसके समय में उज्जैनी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। गिरनार अभिलेख का कथन है कि वह अनेक स्वयंवरों में गया था तथा उसने कई राजकुमारियों का पाणी ग्रहण किया था।
इन उल्लेखों से प्रकट होता है कि उसके समय तक शक भारतीय समाज में पूर्णतया घुल मिल गए थे। उसका शासनकाल 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक सामान्य तौर पर स्वीकार किया जाता है। उसका अंत किन परिस्थितियों में हुआ यह हमें ज्ञात नहीं है। 150 ईस्वी में गिरनार अभिलेख के पश्चात हम उसका नाम नहीं सुनते। निसंदेह उसका शासनकाल पश्चिमी क्षत्रपों की जो शक्ति थी उसके चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। अब बात की जाए कि रुद्रदामन के जो उत्तराधिकारी और शक सत्ता का विनाश किस प्रकार से हुआ। रुद्रदामन की मृत्यु के पश्चात उज्जैनी के शकों की शक्ति धीरे धीरे घटने लगी। मुद्रा संबंधी साक्ष्यों से हमें ज्ञात होता है कि रुद्रदामन के बाद उसका पुत्र दामयंद है वो गद्दी पर बैठा। वह अपने पिता के समय में क्षत्रप के रूप में शासन कार्यों में भाग ले चुका था। महाक्षत्रप उपाधि वाली कुछ मुद्राओं पर उसका वृद्धावस्था का चित्र मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि वह इसी अवस्था में स्वतंत्र राजा हुआ था और थोड़े समय तक ही उसने राज्य किया। इसके बाद उसका पुत्र जीवदामन जो है वो महाक्षत्रप बना और इसके पश्चात लगभग 2 वर्षों तक महाक्षत्रप का पद रिक्त रहा। 181 ईस्वी में रुद्र सिंह प्रथम महाक्षत्रप बना। उसने 7 वर्षों अर्थात 181 से लेके और 188 ईस्वी तक राज्य किया। इसके बाद पुनः 2 वर्षों तक महाक्षत्रप पद जो है वो रिक्त रहा। रुद्र सिंह प्रथम 191 ईस्वी में पुनः महाक्षत्रप बना और 196 ईस्वी तक राज्य करता रहा। इसके बाद जीवदामन फिर से राजा हुआ और उसने 197 से 199 ईस्वी तक राज्य किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाक्षत्रप पद 2 बार रिक्त हुआ, एक बार 179 से 181 के बीच और दूसरी बार 188 से 190 के बीच। इसका कारण आभीरों की शक्ति जो है उसका प्रबल होना था। रुद्र सिंह प्रथम जो था उसने 196 ईस्वी तक राज्य किया और इसके बाद फिर से हमने देखा कि जीवदामन फिर से महाक्षत्रप बना और जीवदामन के बाद रुद्रसेन प्रथम जो कि रुद्र सिंह प्रथम का पुत्र था महाक्षत्रप बना। उसने 200 ईस्वी से 222 ईस्वी तक राज्य किया। सिक्के जो है इनसे पता चलता है कि इसके बाद क्रमशः संगदामन और दामसेन जो हैं ये महाक्षत्रप हुए और संगदामन अजमेर उदयपुर के मालवों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया और इसी समय मालवों ने शकों की अधीनता से अपने आप को मुक्त कर लिया। अल्तेकर के अनुसार मालवा के शक क्षत्रपों के सिक्के 200 ईस्वी के बाद नहीं मिलते हैं। उनके अनुसार वाकाटक नरेश विंध्य शक्ति ने मालवा को शकों से छीन लिया। इस प्रकार धीरे धीरे शक सत्ता का ह्रास होने लगा। मुद्राओं में हमें कुछ अन्य शक राजाओं के भी नाम पता लगते हैं जिनके शासनकाल से संबंधित घटनाओं के विषय में हमें अधिक जानकारी नहीं है। पश्चिमी भारत का अंतिम शक नरेश जो है वो रुद्र सिंह तृतीय था। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्होंने उसे परास्त करके पश्चिमी भारत से शक सत्ता जो थी उसका उन्मूलन कर दिया। अब बात की जाए कि शक जो थे इनका भारत के ऊपर क्या प्रभाव और योगदान रहा। टॉलमी ने शक ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। शक द्वीप के ब्राह्मण मग कहलाते थे। महाभारत के अनुसार शक द्वीप में वर्णाश्रम धर्म प्रतिष्ठित था तथा वहाँ के निवासी मिथ्याचार, लोभ और ईर्ष्या से मुक्त थे। ये जो विवरण है ये दर्शाते हैं कि विदेशी शकों को धीरे धीरे वर्णाश्रम धर्म में स्थान देकर उनका भारतीयकरण किया जा रहा था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन अनेक स्वयंवरों में गया था।
शकों ने भारतीय धर्मों को भी अंगीकार कर लिया था। मथुरा से 84 जैन अभिलेख इस समय के प्राप्त हुए हैं। तक्षशिला और मथुरा के शक क्षत्रप जैन धर्म के प्रति उदार थे। उत्तर के शक क्षत्रपों के समय मथुरा, तक्षशिला तथा माणिक्याल बौद्ध के केंद्र थे। क्षत्रप प्रणाली के जन्मदाता फारस के हखमनी शासक थे। भारत में क्षत्रप प्रणाली का प्रचलन शकों ने किया। पश्चिमी शक क्षत्रपों की जो आरंभिक मुद्राएं हैं वे यूनानी, ब्रह्मी और खरोष्टी तीनों लिपियां जो हैं इनमें मिली हैं। उनकी अधिकांश मुद्राएं रजत निर्मित है, लेकिन ताम्र, सीसा और पोटीन की भी मुद्राएं मिलती हैं। भारत में सबसे पहले संस्कृत लेख युक्त सिक्के शक शासक रुद्रदामन ने चलाए। रुद्रदामन नामक एक मुद्रा का प्रचलन भी रुद्रदामन ने किया था। भारत में सबसे पहले तिथि युक्त अर्थात संवत उत्कीर्ण की हुई मुद्राएं जारी करने का श्रेय शक शासक जीवदामन को जाता है। रुद्र सिंह प्रथम जो है उसके पूर्णतः तिथि युक्त सिक्के जीवदामन के साथ सत्ता के लिए उसके संघर्ष के प्रमाण हैं। कुषाण वंशी कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक नया संवत चलाया था। 300 वर्षों तक पश्चिमी भारत के शकों द्वारा इसे निरंतर प्रयोग में लाने के कारण यह संवत शक संवत के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। शक मुद्राओं पर शिव और पार्वती के भी चित्र मिलते हैं। शक सातवाहन काल में सोने और चांदी के सिक्के जो थे वे काफ़ी मात्रा में चलते थे। भारत में द्विराज्य शासन प्रणाली के जन्मदाता जो हैं वे भी शक क्षत्रप ही थे। शक शासक शाहनशाही, क्षत्रप, महाक्षत्रप, मुरुंड आदि की उपाधियां धारण करते थे। मुरुंड जो है उसका शाब्दिक अर्थ स्वामी होता है। इस प्रकार शक जो है इनका भारत पर काफ़ी प्रभाव जो है वो रहा था। थैंक यू।